हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। और आज के इस वीडियो में हम आजीविका का इकाई 5 है ना, बाजार, इसके बारे में जो भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं पिकासो की बुक में वो सारे हम देखेंगे। और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है बाजार से संबंधित, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ी लगती है इस वीडियो में, मतलब क्वेश्चंस के साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग हैं। वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग दोनों हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ठीक, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, बहुत लाइट हो गया है, ये रहा। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अगला देखते हैं, पूंजी बाजार कितने प्रकार के होते हैं? पूंजी बाजार दो प्रकार के होते हैं, है ना, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। ठीक, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दो। पूंजी बाजार दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, अभी मैंने बोला। अगला देखते हैं, पूंजी बाजार है। पूंजी बाजार अभी भी देखा हमने, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ए और बी दोनों। अगला है, प्राथमिक बाजार से आशय है, यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो चौथा ऑप्शन है ना जी, वो इनमें से कोई नहीं है ना, इसलिए मैंने उसको स्लाइड में ऐड नहीं किया, है ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक बाजार से आशय है प्रतिभूतियों का पहली बार विक्रय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्राथमिक बाजार का मतलब होता है प्रतिभूतियों का पहली बार विक्रय। अगला देखते हैं, पूंजी बाजार के निम्नलिखित वित्तीय उपकरण है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर, ऋण पत्र, बंध पत्र और म्यूचुअल फंड, ये सारे जो हैं ये पूंजी बाजार के वित्तीय उपकरण में आते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार की विशेषताएं हैं? मुद्रा बाजार की विशेषता में यहाँ पे जो है असुरक्षित साधन, ये जो है असुरक्षित साधन है। ठीक, तो मतलब इनसिक्योर कह सकते हैं ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला है, वह धन जिसे भुगतानकर्ता, यानी कि भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता, यानी कि भुगतानकर्ता का मतलब आप समझते होंगे ना, जो भुगतान करना यानी कि कस्टमर, और प्राप्तकर्ता यानी कि जो लेता है ना, के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्या किया जाता है? प्रत्ययी मुद्रा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्ययी मुद्रा। अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, वह धन जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे प्रत्ययी मुद्रा कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो जो करता धरता है वो सब कुछ आरबीआई होता है, आप सभी को मालूम है। सारे बैंकों का जो भी निर्णय लेता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी कि आरबीआई करता है, कंट्रोल करने का काम, है ना, सब कुछ। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति को नियंत्रित कराने की जिम्मेदारी इसकी ही है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा में पूर्ति में परिवर्तन, मुद्रा की पूर्ति में,
है ना। तो सरकार के द्वारा भी परिवर्तन होता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा भी और वाणिज्यिक बैंक के द्वारा भी, है ना। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारण क्या कहलाता है। ऑप्शंस यहाँ पे है, भुगतान संतुलन, या बैंक गारंटी, या नगद आरक्षित अनुपात, या अमानत अनुपात। यहाँ पे प्रश्न में ये कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा, है ना, कुल जमा और आरक्षित राशि, है ना, जो जमा करके रखा हुआ है ना आरक्षित राशि, उसका निर्धारण क्या कहलाता है। उसका निर्धारण कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात। क्लियरली समझ में आ रहा है, नगद आरक्षित अनुपात। अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए न्यूनतम रिजर्व बैंक को आरक्षित अनुपात कहते हैं। ठीक है, और यह विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारण करता है। अगला देखते हैं, मुद्रास्फीति के कारण क्या है। मुद्रास्फीति का कारण होता है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, वस्तु और सेवा, है ना, वस्तु और सेवा, मतलब ये होता है मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और मुद्रा जो है ना, वो उसका जो मुद्रा का मूल्य जो है ना वो गिर जाता है ना। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं, सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, 12 अप्रैल 1988। ठीक, ये भी मैंने थ्योरी वाले वीडियो करा रखी है, इसकी थ्योरी में भी बताया हुआ है। ठीक, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यह भारत सरकार के एक प्रस्ताव के एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। साल 1992 में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर वैधानिक मान्यता मिली और सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक मान्यता मिली। तो ये सारे पॉइंट्स है सेबी के बारे में, आप इसको याद रखिएगा। और आप मुझे इस वीडियो में बताइए, मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी बताया था, है ना, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से फरवरी में या मार्च में इनका ये बदले थे, है ना, जो अध्यक्ष हैं वो नई पद स्थापना हुई है अध्यक्ष की। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक, अगला देखते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक, अगला देखते हैं, व्याख्या में दिया हुआ है, सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के व्यवसायिक क्षेत्र में है। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अगला है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, अभी देखा हमने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। सेबी का मुख्य कार्य, सेबी का मुख्य कार्य क्या है, शेयर बाजार को नियंत्रित करना, शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना, शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना, और फिर शेयर संबंधित अनियमितता की जांच करना। ये तीनों के तीनों जो है ये इसके वो होंगे, है ना। तो इसलिए सही उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी। सेबी का मुख्य कार्य जो है ये तीनों के तीनों है, शेयर बाजार को नियंत्रित करना, शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना और शेयर संबंधित अनियमितता की जांच करना। अगला देखते हैं, अगला है, सेबी के एक अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं, है ना। अध्यक्ष एक होता है और अध्यक्ष के अलावा और 5 होते हैं, है ना। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 सदस्य।
अगला, रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 मार्क नहीं है, यहाँ पे मानक है ना, ये मानक है, 4 मानक है जो कि M1, M2, M3 और M4 हैं। M1 में शामिल है। M1 में क्या शामिल है? सी, जनता के पास करेंसी, बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा, मतलब डीडी मतलब बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा, और ओडी मतलब रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। अगला है, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रैगनर फ्रिश। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन रैगनर फ्रिश ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर दिख रहा है जो मुद्रा का कार्य नहीं हो सकता है, बाकी ऑप्शन सारे देख लेते हैं। विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय या लेखा की इकाई। तो ये तो दोनों तो है ना, ये दोनों तो मुद्रा के कार्य में आते हैं, है ना, मूल्य संचय और लेखा की इकाई। विनिमय का माध्यम है ना, ये भी मुद्रा का कार्यों में आता है। जो कीमत स्थिरता है ना, ये कीमत स्थिरता जो है ये मुद्रा के कार्यों में नहीं आता, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कीमत स्थिरता। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे एक व्याख्या दिया हुआ है, मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता। ठीक, मुद्रा के 3 मुख्य कार्य हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का भंडारण और लेखांकन की इकाई। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, जनता अथवा सामान्य आदमी का बैंक कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है? जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण। तो यहाँ पे तीनों की तीनों जो दिख रहे हैं ऑप्शंस, ये तीनों की तीनों है व्यापारिक बैंक की प्राथमिक कार्य, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। अगला है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य हैं जमा स्वीकार करना, ऋण देना, बंधक नकदी उधार, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटिंग प्रदान करना। इसके अलावा भी जितने भी मतलब ये सारे जो हैं बैंक में जो भी कार्य होते हैं ना, शॉर्ट यहाँ पे वही दिया हुआ है कि बैंकों में जो काम होते हैं, है ना, वो सारे जो हैं व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्यों में आते हैं। अगला देखते हैं। व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी हैं, है ना? तो ऑप्शंस पूरे देख लेते हैं। चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा और इनमें से कोई नहीं। वैसे यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, है ना, ये होना चाहिए था ऑप्शन में, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीन चालू जमा है ना, चालू जमा, बचत जमा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, ये सारे जो है ना, सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, तो ये सारी जो चीजें है ना, ये उपरोक्त सभी, ये सारे काम जो है ना, ये व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है यहाँ पे, उपरोक्त सभी होना चाहिए। अगला देखते हैं। व्यापारिक बैंक बचत जमा, चालू जमा और सावधि जमा जैसे कई तरह की जमाएं स्वीकार करते हैं। अगला देखते हैं। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो किस प्रकार के ऋण देते हैं? नगद साख, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और उपरोक्त सभी। ठीक, अगला देखते हैं। व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो मतलब गौण कार्य मतलब छोटे कामों के लिए, एजेंट के रूप में कार्य,
है ना, और सामान्य उपयोगिता के कार्य, सामाजिक कार्य। तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं ये गौण कार्य के अंतर्गत आते हैं, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य। व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य है एजेंसी कार्य ट्रस्टी का स्वीकार करना, है ना, क्योंकि ये सारी चीजों तो है, ये बैंक से रिलेटेड ही है। एजेंसी का काम कौन करता है, ट्रस्टी का कार्य करना। ठीक है, व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य है ट्रस्टी का स्वीकार करना। अगला अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्तों में से ये तीनों के तीनों जो हैं ऑप्शंस ये आते हैं, है ना। आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्याख्या दिया हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त हैं, वस्तुओं का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान किया जाता है, इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब आप समझते होंगे ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु से दूसरा वस्तु, है ना, उसका वो क्या कहना चाहिए, ट्रांजैक्शन कह सकते हैं ना, एक सामान के बदले दूसरा सामान। ठीक है, तो आवश्यक शर्तें उसकी क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान किया जाता है, इसमें पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक, समझते होंगे आप। चलिए अगला देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। इसका क्या लाभ होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का सरल प्रणाली है, आपसी सहयोग में वृद्धि होती है और आर्थिक असमानताएं नहीं होती है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला व्याख्या दिया हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ ये हैं, ये एक सरल प्रणाली है, इसमें मौद्रिक प्रणाली की तरह कई जटिलताएं नहीं होती और प्राथमिक साधनों का अत्यधिक दोहन नहीं होता। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में किसके द्वारा कहा गया है कि कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हार्टली ब्रदर्स। हार्टली ब्रदर्स किसने कहा था कि मुद्रा वह मुद्रा है जो मुद्रा कार्य करे, हार्टली विदर्स। ठीक है, हार्टली विदर्स। अगला देखते हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत, है ना, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, इन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, मुद्रा वह वस्तु है, कौन सी मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए और जिसके रूप में धन संपत्ति संग्रह किया जाए। ये तीनों जो है, ये ऑप्शंस तीनों के तीनों सही हैं। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक हो, विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए और जिसके रूप में धन संपत्ति संग्रह किया जाए। ठीक, तो ये उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, मुद्रा के पूर्ति से हमारा आशय है। मुद्रा के पूर्ति से हमारा क्या आशय होता है, बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो है मुद्रा की पूर्ति से हमारे आशय हैं, बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा।
अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा जिसमें नकदी और बैंकों में जमा राशि शामिल है। ठीक, अगला देखते हैं। यूटीआई से क्या आशय है? यूटीआई से आशय है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं। पहला म्यूचुअल फंड की स्थापना पहले म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई थी? पहले म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी, ऑप्शंस देखते हैं। 1 फरवरी 1961 ही इसका सही, सॉरी 1964 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1964 पहले म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 फरवरी 1964 में हुई थी। हालांकि इसकी अवधारणा 1963 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि आम निवेशकों को शेयर बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, अगला देखते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। म्यूचुअल फंड का मुख्यालय, म्यूचुअल फंड के का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला है, म्यूचुअल फंड के निम्नलिखित प्रकार हैं। म्यूचुअल फंड के ये कौन कौन से प्रकार हैं? ऋण या निश्चित आय फंड, है ना, ये वो भी सही है, प्रकार में आता है। मिश्रित या संतुलित फंड, मुद्रा बाजार, अल्पकालिक फंड ये भी है, और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, है ना, ये चारों के चारों जो है म्यूचुअल फंड के प्रकारों में आते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऋण या निश्चित आय फंड, मिश्रित या संतुलित फंड, मुद्रा बाजार या अल्पकालिक फंड, या इक्विटी मतलब और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो ये सारे जो है म्यूचुअल फंड के प्रकार हैं। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? वर्तमान में भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1975। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी और कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने इसकी स्थापना की थी। और ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने बाकायदा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ था, है ना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो जा करके देखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं हम। स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दलाल स्ट्रीट, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, दलाल स्ट्रीट, मुंबई। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक, इसका सूचकांक क्या है? 50, है ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50। सेंसेक्स, जी क्या बोल रही हूँ मैं, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सेंसेक्स। ठीक, सेंसेक्स। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर, है ना, बेस ईयर इसका है 78 79। ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978 79। ठीक, 1978 79, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर 1978 79। अगला देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
के इंडेक्स सेंसेक्स का बेस ईयर 1979 78 क्या क्या बोलते हैं इसको 1978-79 है ना। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी। 78 ही बोलते हैं ना इसको। 1978 1978 79 है। ठीक है, इसका बेस ईयर। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। अभी देखा हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेरवानी समिति के सिफारिश पर। फेरवानी समिति के सिफारिश पर ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई थी। अगला देखते हैं। अगला व्याख्या दिया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। वित्त मंत्रालय ने निवेशकों तक शेयर बाजार को आसानी से पहुंचाने के लिए एनएसई के स्थापना का फैसला लिया था। एनएसई के स्थापना का फैसला लिया था। अगला देखते हैं। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक, अगला व्याख्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 27 नवंबर 1992 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। अगला देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है वर्ली मुंबई में। वर्ली मुंबई में। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है, निफ्टी। ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है, निफ्टी। ठीक, अगला देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय निफ्टी है। इसे निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर इसका 1965 है। ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर क्या है, 1965। अगला है भारत का पहला डीमटेरियलाइज्ड नॉन पेपर स्टॉक एक्सचेंज है। इसका सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, है ना, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी है। ठीक, अगला देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। व्याख्या दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में स्थित है और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। अगला देखते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी, वैसे तो इसका ऑप्शन यहाँ पे यही है ना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं 1991, 1988, 1992, है ना। वैसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर होगा 1992, सॉरी 90, 1990। व्याख्या दिया हुआ है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना साल 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना का मकसद निवेशकों और कंपनियों को प्रतिभूतियों का व्यापार करने और उन्हें जारी रखने का एक और तरीका देना था। प्रतिभूति मतलब शेयर, है ना, मैंने ये भी आपको समझाया था। ठीक, शेयर।
ठीक, तो इसकी स्थापना का मकसद निवेशकों और कंपनियों को प्रतिभूतियों का व्यापार करने और उन्हें जारी रखने का एक और तरीका देना था। अगला देखते हैं। अगला है, भारत का प्रथम ऑनलाइन व्यापार सुविधा संपन्न कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? वर्तमान में अभी 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है, कुल जो टोटल स्टॉक एक्सचेंज है वो कितने हैं? 23। अगला है, बुल स्टॉक से आशय है। बुल स्टॉक से क्या आशय है? जिस शेयर का मूल्य बढ़े। ये भी मैंने एक वेब सीरीज के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, है ना, कि बुल स्टॉक क्या होता है और बियर स्टॉक क्या होता है। सॉरी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिस शेयर का मूल्य बढ़े। बुल स्टॉक का मतलब होता है जिस शेयर का मूल्य बढ़े। ठीक, अगला देखते हैं। बियर स्टॉक से क्या आशय है? बियर स्टॉक का मतलब होता है जिस शेयर का मूल्य घटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। शेयर घोटाला के जांच हेतु गठित समिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जानकी रमन समिति। शेयर घोटाला से संबंधित जो भी जांच करनी होगी तो किस समिति का गठन किया गया है? तो जानकी रमन समिति। अगला देखते हैं। शेयर घोटाला जांच हेतु कानून कब बना? इसका कानून बना था 2002 में। शेयर घोटाला जांच हेतु कानून कब बना था? 2002 में। अगला देखते हैं। एक बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी व बेची जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस पूरे देख लेते हैं। पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार या तृतीयक बाजार, या इनमें से कोई नहीं। वैसे ये वाला जो प्रश्न है ना, ये CGPSC-MI में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पूंजी बाजार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वह बाजार एक बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी व बेची जाती है उसे पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। ये CGPSC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगला देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। नास्डैक, है ना, ये भी PSC प्री का प्रश्न है ना। नैस्डैक, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना आपको उस वीडियो में। नैस्डैक ना, ये नाटसेक लिखा हुआ है अमेरिका का। हाँ हाँ, ठीक ठीक। नाटसेक इंडिया का, डी जॉन्स न्यूयॉर्क का, निक्की टोक्यो का शेयर सूचकांक है। और भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है। ठीक, अगला देखते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सेबी। भारत में म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उत्तर क्या होगा? सेबी। ये भी PYQ है ना, ये भी PYQ है। PSC में ही पूछा गया, असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला देखते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। ठीक,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आर्थिक शब्दावली एवं उसका अर्थ सुमेलित है। चलिए इसको सुमेलित करके देखते हैं। सुमेलित है पूछा गया है ना। तो डिबेंचर कंपनी के द्वारा शेयर जारी करना ये गलत है। राइट्स इशू सरकार द्वारा जनता से ऋण लेना ये गलत है। वेंचर कैपिटल नए व्यवसाय के लिए जुटाई जाने वाली राशि पूंजी ये ही सही है, ये सुमेलित है ना। लाभांश कंपनी को होने वाला लाभ ये भी गलत है ना। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, वेंचर कैपिटल नए व्यवसाय के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये भी पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अभी जो 4-5 हमने क्वेश्चंस देखे ना, ये पीएससी में ही पूछे गए प्रश्न है अलग अलग एग्जाम में। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना की गई थी। ये भी अभी देखा हमने है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना। ये भी पीवाईक्यू है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 किया हुआ प्रश्न है ये हमारा। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, जबकि इसे वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। ठीक, तो यहाँ से जो भी पीवाईक्यू भी थे वो भी हमने देख लिए हैं, और जो एमसीक्यूज बनने वाले थे, बने हैं बन सकते थे, वो सारे भी हमने देख लिए हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं, है ना। तो जो भी था हमने इसको सब कुछ हमने देख लिया है। बाकी अगला हम आजीविका का इकाई 6 देखेंगे। ठीक है, तो इकाई 6 में दिया हुआ है पशुधन उत्पाद और प्रबंध। ठीक, तो उससे संबंधित जो भी पिकासो की बुक में दी होगी हम वो देखेंगे। बाकी इस वीडियो में आप सभी को जो भी मदद मिली होगी थोड़ी बहुत, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ होगा तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।